हाँ जी गाइस, सत श्री अकाल, नमस्ते, आदाब, हेलो, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप यू ऑल डूइंग ग्रेट। आज मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956 जो कि पार्ट है इनडायरेक्ट टैक्सेशन लॉ का। हिस्टोरिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल बैकग्राउंड। देखिए, जो ये टैक्स है ये इम्पोज किया जाता है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द एंट्री 92A ऑफ लिस्ट 1 दैट इज ऑल्सो नोन एज यूनियन लिस्ट ऑफ द 7th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ये मेंशन कर रखा है आर्टिकल 269 के अंदर कि भी जो ये टैक्स जो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा इम्पोज किया जाएगा ये कलेक्ट किया जाएगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट, जहां पर वो गुड्स जिस स्टेट के अंदर वो गुड्स सोल्ड हुए हैं। अब इसी रीज़न की वजह से जो टैक्स रेवेन्यू कलेक्ट किया गया था वो दे दिया जाता है टू द सेम स्टेट गवर्नमेंट विच कलेक्टेड द टैक्स। जो करंट सेंट्रल सेल टैक्स रेट है इंडिया के अंदर वो है 2%। यूनियन लिस्ट के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट एंट्रीज हैं जो कि रिलेट करती हैं टैक्सेशन से, जैसे कि टैक्स ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम के अलावा हर एक चीज़ के ऊपर टैक्स लगेगा। ड्यूटीज़ ऑफ कस्टम इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़, जो भी ड्यूटीज़ होंगी कस्टम की इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज ऑन टबैको, देखिए जो भी ड्यूटीज़ ऑफ एक्साइज होंगी जैसे कि टबैको के ऊपर, अदर गुड्स जो कि मैन्युफैक्चर किए गए हैं या प्रोड्यूस किए गए हैं इंडिया के अंदर उसके ऊपर भी टैक्स लगेगा। एक्सेप्ट अल्कोहलिक लिक्वर्स फॉर ह्यूमन कंजप्शन, ओपियम, नार्कोटिक्स बट इंक्लूडिंग मेडिकल एंड टॉयलेट प्रिपरेशन कंटेनिंग अल्कोहल, ओपियम और नार्कोटिक्स, इनके ऊपर जो एक्सेप्ट के बाद चीज़ें आई हैं इनके ऊपर टैक्स नहीं लगेगा। टैक्स ऑन सेल और परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर, देखिए न्यूज़पेपर को छोड़ के जो भी सेल और परचेज हुई है उनके ऊपर टैक्स लगेगा। इफ़ सच सेल और परचेज, अगर वो सेल और परचेज हो रही है इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स, अगर वो इंटर स्टेट ट्रेड और कॉमर्स है तो उनकी उस सेल और परचेज के ऊपर टैक्स लगेगा। कुछ स्टेट लिस्ट के अंदर भी टैक्सेशन प्रोविजंस हैं, जैसे कि टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर इनकम। देखिए ये कुछ स्टेट्स के अंदर इम्पोज किया जाता है एग्रीकल्चर इनकम के ऊपर टैक्स, जैसे कि केरला, तमिलनाडु, असम, बिहार, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा। एक्साइज ड्यूटी ऑन अल्कोहलिक लिक्वर्स, ओपियम एंड नार्कोटिक्स, इनके ऊपर भी टैक्स लगेगा। टैक्स ऑन एंट्री ऑफ गुड्स इनटू अ लोकल एरिया फॉर अ कंजम्पशन, मान लीजिए कोई ऐसा एरिया है जहाँ पर एंट्री ऑफ गुड्स मतलब वहाँ पर वो चीज़ बनती नहीं है और उस स्टेट के अंदर उस गुड्स को लेके आया जा रहा है फॉर कंजम्पशन, देन ऑल्सो उस स्टेट के अंदर एंट्री टैक्स लगेगा। टैक्स ऑन सेल परचेज ऑफ गुड्स अदर देन न्यूज़पेपर एक्सेप्ट टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल और परचेज, ठीक है। अगर कोई भी सेल और परचेज ऑफ गुड्स हो रही है अदर देन न्यूज़पेपर एक्सेप्ट टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल और परचेज, एक्सेप्ट सेल, अगर से स्टेट के अंदर सेल और परचेज हो रही है तो टैक्स नहीं लगेगा। विद इन स्टेट अगर कोई सेल हो रही है तो टैक्स नहीं लगेगा। अब देखिए जो स्टेट्स हैं ये कलेक्ट करते हैं सेल टैक्स को। द कलेक्शन फ्रॉम द सेल टैक्स गो टू द स्टेट फ्रॉम वेयर द मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट्स, ठीक है, तो वहाँ से ही कलेक्ट किया जाएगा जहाँ से मूवमेंट ऑफ गुड्स स्टार्ट्स होती है। द टैक्स ऑन इंटरस्टेट सेल ऑफ गुड्स इज ओनली अंडर द पावर्स गिवन बाय द लॉ इनेक्टेड बाय द पार्लियामेंट दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। और जो ये टैक्स है इंटरस्टेट सेल्स के ऊपर वो ऐसे ही कलेक्ट किया जाएगा जैसी पावर्स दे रखी हैं स्टेट गवर्नमेंट को बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। लेवे ऑफ CST, देखिए सेक्शन 6 क्लोज 1 इस एक्ट का कहता है कि जो डीलर है जो सामान बेच रहा है, सेल गुड्स अदर देन इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को छोड़कर जो डीलर गुड्स को बेच रहा है इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स वो लायबल होगा CST पे करने के लिए। हाउएवर नो टैक्स इज पेएबल ऑन द सेल इन द कोर्स ऑफ एक्सपोर्ट गुड्स, कोई टैक्स नहीं लगेगा अगर एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स हो रहा है। टैक्स शैल बी कलेक्टेड फ्रॉम द सेलिंग डीलर, अब जो टैक्स है वो कलेक्ट किया जाएगा फ्रॉम द सेलिंग डीलर बाय द स्टेट गवर्नमेंट। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो सेलिंग डीलर से टैक्स कलेक्ट करेगी जहां से मूवमेंट ऑफ गुड्स, जिस स्टेट से मूवमेंट ऑफ गुड्स शुरू हुई थी, कमेंट्स हुई थी। अब जो CST है वो इम्पोज नहीं होगा इन फॉलोइंग केसेस, जैसे कि सेल और परचेज विद इन द स्टेट हो रही है, सेक्शन 4 क्लोज 1 ये बताता है। सेल इन द कोर्स ऑफ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, अगर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है तो जो डीलर है वो लायबल नहीं होगा CST पे करने के लिए एज पर सेक्शन 5 क्लोज 1। परचेज ऑफ एविएशन टर्बाइन फ्यूल फॉर द पर्पज ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट, तो डीलर लायबल नहीं होगा CST पे करने के लिए। दिस इज मेंशन्ड इन सेक्शन 5 क्लोज 5। पेन अल्टीमेट सेल्स, देखिए
इसका मतलब होता है द लास्ट सेल ऑफ एनी गुड्स प्रिसीडिंग द सेल ओकेजनिंग द एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स इफ सच लास्ट सेल इज मेंट फॉर एक्सपोर्ट। अब जो भी लास्ट सेल हो रही है किसी भी गुड्स की, जो प्रिसीडिंग सेल थी, जो पहले की सेल थी, उसी सेल के साथ कोई लास्ट सेल है, उसे हम पेनल्टीमेट सेल कहते हैं। और वो जो सेल है वो थी फॉर एक्सपोर्ट, तब डीलर जो है लायबल नहीं होगा टैक्स पे करने के लिए, सेल टैक्स पे करने के लिए। और जो ये कंडीशंस हैं वो हैं एज पर सेक्शन 5 क्लोज 3 रीड विद सेक्शन 6 क्लोज 1। सब्सिक्वेंट इंटरस्टेट सेल सब्जेक्ट टू कंडीशन सेक्शन 6 क्लोज 2। जो भी सब्सिक्वेंट इंटरस्टेट सेल्स होंगी वो कंडीशंस, अगर वो कंडीशंस हैं उसके अंदर जो मेंशन कर रखी हैं सेक्शन 6 क्लोज 2 के अंदर, देन इन दैट केस जो CST है वो इम्पोज नहीं होगा डीलर के ऊपर, क्योंकि डीलर से ही जो स्टेट गवर्नमेंट है कलेक्ट करेगी टैक्स को। सेल्स टू फॉरेन मिशंस, कोई भी फॉरेन मिशंस हैं जो कि स्पेसिफाई कर रखे हैं सेक्शन 6 क्लोज 3 के अंदर, तो कोई डीलर जो है लायबल नहीं होगा टैक्स पे करने के लिए। सेल ऑफ गुड्स विच आर एग्जम्प्ट फ्रॉम टैक्स, जो भी गुड्स अगर सेल किए जा रहे हैं और वो एग्जम्प्ट किए गए हैं फ्रॉम टैक्स, तो डीलर के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो लायबल नहीं होगा टैक्स पे करने के लिए। व्हाट वाज द नीड ऑफ सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट। देखिए इस एक्ट को लाने की जो ज़रूरत थी वो ये थी कि भी हम कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट कर सकें जिसके थ्रू हम डिटरमाइन कर सकें, पता लगा सकें कि भी कौन सी सेल और परचेज जो गुड्स की हो रही है वो इंटरस्टेट ट्रेड है या कॉमर्स है, या फिर वो आउटसाइड स्टेट हो रहे हैं, या फिर वो इंपोर्ट और एक्सपोर्ट हो रहा है। तो ये पता लगेगा, हम ऐसे प्रिंसिपल्स को फॉर्मुलेट करेंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, ताकि डिटरमाइन कर सकें कि भी कौन सी सेल ऑफ गुड्स जो है वो इंटरस्टेट ट्रेड और कॉमर्स है, आउटसाइड स्टेट है, या फिर इंपोर्ट या एक्सपोर्ट है। इस एक्ट के थ्रू हमें ये भी पता लगता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इम्पोज कर सकती है टैक्स को, कलेक्शन के लिए कह सकती है, डिस्ट्रीब्यूशन कर सकती है, ठीक है, ऑफ टैक्सेस ऑन सेल ऑफ गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड। सो इम्पोजिशन ऑफ टैक्स, कलेक्शन कौन करेगा, डिस्ट्रीब्यूट कैसे होंगे, ये सब चीज़ें जो है इस एक्ट के अंदर बता रखी हैं। और इस एक्ट के थ्रू जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो सर्टेन गुड्स को डिक्लेयर कर सकती है कि ये स्पेशल इम्पोर्टेंस के गुड्स हैं, और कुछ रिस्ट्रिक्शंस एंड कंडीशंस अप्लाई कर सकती है जिसके लिए स्टेट जो है ऑब्लिग होगा। किस चीज़ के लिए ऑब्लिग होगा कि वो कितना टैक्स इम्पोज करेगा एज पर द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट ऑन द सेल और परचेज ऑफ द गुड्स। एंड ये जो गुड्स होंगे वो ऑब्वियसली है कि भी स्पेशल इम्पोर्टेंस ऑफ गुड्स होंगे जिनको डिक्लेयर किया जाएगा बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। चैप्टर 1 जो है इस एक्ट का वो बताता है कि भी जो ये एक्ट है इसे जाना जाएगा सेंट्रल सेल टैक्स एक्ट 1956, और ये एक्सटेंड होता है होल ऑफ द इंडिया, और ये एप्लीकेबल नहीं होगा जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। डेफिनेशन के अंदर सेक्शन 2 में बिजनेस की डेफिनेशन आ जाती है। इसका मतलब है कोई भी किसी भी तरह का ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, या फिर किसी भी तरह का एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, कोई भी हम ऐसा एडवेंचर या फिर कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड, हम कुछ भी ऐसा कर रहे हैं तो वो माना जाएगा बिजनेस। अब वो ये जो ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चरिंग, एडवेंचर और कंसर्न इन द नेचर ऑफ ट्रेड जो भी आप कर रहे हैं, ये आप अगर कर रहे हैं मोटिव टू मेक गेन और प्रॉफिट, और वेदर और नॉट गेन और प्रॉफिट एक्योर्स, उससे गेन और प्रॉफिट बिजनेस से हो रहा है या नहीं हो रहा है, डज नॉट मैटर, दिस विल बी काउंटेड एज एन बिजनेस। कोई भी ट्रांजेक्शन इन कनेक्शन विद द इंसिडेंटल और एंसिलरी हो रही है अगर टू सच ट्रेड, कॉमर्स, मैन्युफैक्चर, एडवेंचर और कंसर्न, वो होगा बिजनेस, उसे हम बिजनेस कहेंगे। इंसिडेंटल का मतलब होता है हैपनिंग एज अ पार्ट ऑफ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट। देखिए कुछ ट्रेड के दौरान कुछ समथिंग मोर इम्पोर्टेंट करना पड़ा ट्रेड के अलावा, तो हम उसे इंसिडेंटल ट्रांजैक्शन कहेंगे। ऐसे ही एंसिलरी जो होगी, भाई किसी कॉमर्स के दौरान, सर्विसेज के दौरान कुछ एंसिलरी थिंग्स करनी पड़ती हैं, जैसे होटल के अंदर सर्विसेज दे रहे हैं तो वहाँ पर टेबल साफ़ करने के लिए एक बंदा चाहिए। अब कस्टमर खुद आकर वो चीज़ करेगा तो वो सर्विसेज नहीं होंगी, तो क्योंकि जो होटल वाले हैं जो किसी भी तरह की हमको सर्विसेज दे रहे हैं वो बिज़नेस होगा, तो इसे हम बिजनेसेस कहेंगे। तो ये था बिजनेस की डेफिनेशन सेक्शन 2 के अंदर। आगे हम हेड अप करते हैं। ऐसे ही डीलर की डेफिनेशन आ जाती है सेक्शन 2 के अंदर। डीलर का मतलब है कोई भी ऐसा पर्सन जो कैरी करता है किसी भी तरह के बिजनेस को। वो कैसा बिजनेस है, जैसे कि बाइंग, कोई सामान खरीदने का बिजनेस उसका, कोई बेचने का सिस्टम है उसका, बिजनेस है उसका,
सप्लाई करने का है, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो काम, ये जो सारे काम कर रहा है वो किस चीज़ के लिए कर रहा है? वो काम कर रहा है कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए, कमीशन के लिए, रेम्यूनरेशन के लिए, या फिर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन जिसके लिए वो काम कर रहा है। और देखिए डीलर के अंदर इंक्लूड कौन कौन से लोग होते हैं। डीलर के अंदर जैसे कि एक लोकल अथॉरिटी होगी, क्लब होगी, फर्म होगी, सोसाइटी होगी, बॉडी ऑफ कॉर्पोरेट होगी, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली होगी, या फिर कोई भी अदर एसोसिएशन, जो भी पर्सन्स हैं वो कैरी करते हैं बिजनेस को। ऐसे ही इसके अंदर एक फैक्टर, ब्रोकर, कमीशन एजेंट, डेलीगेटेड एजेंट और एनी अदर मर्केटाइल एजेंट, किसी भी नाम से वो जाने जाते हों, वो सब के सब जो काम कर रहे हैं, बाइंग, सेलिंग, सप्लाइंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग ऑफ गुड्स डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, दे ऑल आर नोन एज डीलर। ऐसे ही ऑक्शनर आ जाता है। ऑक्शनर जो कि बोली डलवाते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई बहुत ही पुरानी घड़ी है, मैं किसी ऑक्शनर के पास जाता हूँ, उसे कहता हूँ कि मैंने अपनी ये घड़ी जो कि बहुत 100 साल पुरानी है, मेरे दादाजी के टाइम की है, और मैं इसे बेचना चाहता हूँ, बड़ी एक्सपेंसिव है। तो उस घड़ी को बेचने के लिए मैं ऑक्शनर के पास जाऊँ और उसे कहूँगा कि भी मेरी जो घड़ी है इसकी बोली डलवाओ। 50,000, 60,000, लाख, 1.5 लाख, 3 लाख, ऐसे बोलियाँ डलती हैं, ऑक्शनिंग होती है। सो जो भी पर्सन कैपेबल होगा उस घड़ी को ख़रीदने के लिए, फाइनेंशियली जो कैपेबल होगा, वो उस घड़ी को खरीद सकता है फ्रॉम द ऑक्शनर। एंड दैट, जो ये प्रिंसिपल वर्ड है, प्रिंसिपल वर्ड यहाँ पर वो इंसान है जो अपने सामान को बेच रहा है थ्रू द ऑक्शनर। तो ये एजेंट हो गया मेरा, ये डीलर हो गया मेरा, जिसे हम कह सकते हैं। वेदर डिस्क्लोज और नॉट, अब चाहे वो ऑक्शनर बताए या ना बताए, भी घड़ी किसकी है, क्या घड़ी किसकी है, जो भी है, डज नॉट मैटर, उसका बताने का मतलब, मैंने उसको ऑक्शन के लिए अपना डीलर बनाया कि भाई तुम मेरी घड़ी बेच दो, तो दैट इज़ ऑल्सो कमिंग एज अ बिजनेस। एक्सप्लेनेशन 1 जो है वो बताती है कि कोई भी पर्सन अगर एक्ट कर रहा है एज एन एजेंट इन एनी स्टेट ऑफ अ डीलर, देखिए वो डीलर का एजेंट बन के काम कर रहा है, और वो कर क्या रहा है? बाय कर रहा है, सेल कर रहा है, सप्लाई कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है गुड्स को इन द स्टेट। और या फिर वो एक्ट कर रहा है ऑन द बिहाफ ऑफ सच डीलर एज एन मर्केटाइल एजेंट, एज एन एजेंट, और एज एन एजेंट फॉर द कलेक्शन ऑफ द पेमेंट। यहाँ पर वो जो सेकंड पॉइंट में है, वो एजेंट बना है डीलर का, किस लिए? कि भी वो हैंडल कर सके गुड्स को, डॉक्यूमेंट्स को जो कि रिलेट करते हैं गुड्स से। ऐसे ही उसको गारंटर बना दिया कहीं पर कि तो गारंटर बन फॉर सच कलेक्शन ऑफ पेमेंट, ठीक है। ऐसे ही उसको कोई ऑफिस दे दिया, हेडक्वार्टर दे दिया, तो वेयर ऑफ जो ऑफिस है वो आउटसाइड द स्टेट है, तो उसको क्या माना जाएगा? शेल बी डीम टू बी अ डीलर फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट। एक्सप्लेनेशन 2 है जो, अगर गवर्नमेंट कोई भी सामान खरीद रही है, सप्लाई कर रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है डायरेक्टली और अदरवाइज फॉर अ कैश और अ डेफर पेमेंट और फॉर अ कमीशन, रेम्यूनरेशन और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन, देन इन दैट केस ऑल्सो जो गवर्नमेंट है वो भी क्या कहलाएगी? वो डीलर कहलाएगी फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, एक्सेप्ट इन रिलेशन टू एनी सेल, सप्लाई और डिस्ट्रीब्यूट। इनको छोड़कर, जैसे कि अनसर्विसेबल चीज़ें हो गई, मतलब उनकी सर्विस नहीं हो सकती, कोई ओल्ड स्टोर्स हो गए, कोई मटेरियल्स हो गया, वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, और कोई ऑब्सोलेट और डिस्कार्डेड मशीनरी होगी, इनको छोड़कर जो गवर्नमेंट कोई भी चीज़, वेदर और नॉट इन द कोर्स ऑफ बिजनेस, कोई भी चीज़ खरीद रही है, डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, सप्लाई कर रही है, तो वो इस केस के अंदर डीलर होगी गवर्नमेंट। सेल, सेक्शन 2 के क्लोज जी के अंदर सेल के बारे में बताया गया है। इसका मतलब है कि किसी भी तरह की ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, जो ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स हो रही है, वो हो रही है फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर पर्सन। किस चीज़ के लिए हो रही है? वो हो रही है कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए, या फिर किसी वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए। सेल के अंदर इंक्लूड होता है ट्रांसफ़र, ए ट्रांसफ़र अदरवाइज देन इन परस्यूंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट के अलावा किसी भी चीज़ की ट्रांसफ़र हुई है, वो ट्रांसफ़र हुई है किस चीज़ की? ऑफ प्रॉपर्टी इन एनी गुड्स, वो ही है कैश, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए, या फिर अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन के लिए। ऐसे ही ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स जो कि इन्वॉल्व हैं इन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वेदर एज अ गुड्स और इन अदर फॉर्म। वो गुड्स हो सकते हैं या फिर कोई अदर फॉर्म हो सकती है गुड की, जिसके लिए पार्टी ने एक दूसरे के साथ एक्सेप्टेंस ली थी कि भी हम ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स करेंगे इन द एग्जीक्यूशन ऑफ वर्क कॉन्ट्रैक्ट, वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट। इसके लिए भी देखिए अलग से वीडियोस बनानी पड़ेंगी, क्योंकि वर्क कॉन्ट्रैक्ट एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वैल्यूएबल कंसिडरेशन को समझना बहुत अलग चीज़ है। तो ऐसे धीरे धीरे करके हम वीडियोस बनाते रहेंगे, ऑडियोस, ताकि मुझे भी समझ लगे और आपको भी समझ लगती रहे। अब ऐसे ही डिलीवरी ऑफ गुड्स हो जाती हैं हायर एंड परचेज़ के लिए।
और एनी सिस्टम ऑफ पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट, देखिए हम डिलीवरी ऑफ गुड्स करते हैं किस चीज़ के लिए करते हैं, फॉर पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स, या फिर हायर परचेज करते हैं किसी को, मूवर एंड शेकर्स जो होते हैं, जैसे सामान यहाँ से उठाकर दूसरी जगह रख दिया, सेटअप करवा दिया, वो चीज़ होगी डिलीवरी ऑफ गुड्स। ए ट्रांसफ़र ऑफ द राइट टू यूज़ एनी गुड्स फॉर एनी पर्पज़, मान लीजिए मैंने अपना जो ट्रांसफ़र कर दिया राइट को, कैसे ऐसे गुड्स को यूज़ करने के लिए, वो किस चीज़ के लिए यूज़ कर रहा है डज नॉट मैटर, वो मैंने अपना राइट, जैसे कि मेरी स्कूटी है, मूवेबल प्रॉपर्टी है, उसको मैंने उसे ट्रांसफ़र कर दिया फॉर अ वे, क्योंकि ये सर्विसेज हो गई हैं, मैं अपनी स्कूटी की सर्विसेज किसको दे रहा हूँ कि भी आप ये स्कूटी चलाइए, और जब तक आपका और उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है किसी चीज़ को लेकर, वो अब मैंने कॉन्ट्रैक्ट किस चीज़ के लिए कर रखा है, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए कर रखा है, और कर रखा है कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट्स के लिए, या फिर किसी वैल्यूबल कंसिडरेशन के लिए। ऐसे सप्लाई ऑफ गुड्स हुआ है बाय अनइनकॉर्पोरेटेड सोसाइटी, एसोसिएशन और अ बॉडी ऑफ पर्सन टू मेंबर, कोई भी सप्लाई ऑफ गुड्स हुई है किसी भी अनइनकॉर्पोरेटेड एसोसिएशन द्वारा या फिर बॉडी ऑफ पर्सन द्वारा, दैट इज़ ऑल्सो नोन एज सेल, या फिर कोई सप्लाई हुई है बाय वे ऑफ और एज ए पार्ट ऑफ एनी सर्विसेज और एनी अदर मैनर व्हाटसोएवर, कोई भी मतलब सप्लाई हुई है और वो क्या थी भी, पार्ट ऑफ सर्विसेज थी या फिर कोई भी मैनर था, वट एवर सो मैनर, अब वो किस चीज़ के लिए थी, जैसे फूड हो सकता है ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, ड्रिंक हो सकती है, वेदर इंटॉक्सिकेटिंग और नोट, नशीली है या नहीं है, दे डोंट केयर, बट ये सेल मानी जाएगी। अब जो सप्लाई और सर्विसेज हुई है वो किस चीज़ के लिए हुई है, जो सप्लाई और सर्विस हो रही है वो हो रही है कैश के लिए, डेफर्ड पेमेंट के लिए, फिर वैल्यूबल कंसिडरेशन के लिए, बट इसके अंदर इंक्लूड नहीं होगा जैसे मॉर्गेज और हाइपोथेकेशन ऑफ और ए चार्ज और ए प्लेज ऑन गुड्स, ये चीज़ें इन्वॉल्व नहीं होंगी क्योंकि ये ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर इंक्लूडेड है। सेल प्राइस सेक्शन 2 के क्लोज एच के अंदर बता रखा है, देखिए सेल प्राइस का मतलब है अमाउंट पेएबल टू अ डीलर फॉर एज अ कंसिडरेशन फॉर द सेल ऑफ एनी गुड्स, कोई भी उसने गुड्स बेचे हैं उसके लिए उसने कंसिडरेशन ली है, उसे हम सेल प्राइस कहते हैं। अब यहाँ पर किसी भी तरह का लेस हो सकता है, जैसे कोई डिस्काउंट है, कैश डिस्काउंट है, तो वो कैसे होगा लेस, वो अकॉर्डिंग टू द जो भी सिस्टम प्रिवेल कर रहा है ट्रेड के अंदर उसके अकॉर्डिंग वो लेस हो जाएगा। बट इंक्लूड हो सकता है कोई भी ऐसा सम जो कि चार्ज किया जाएगा बाय द डीलर in respect of the goods at the time of or before the delivery thereof, जो भी डिलीवरी के दौरान डिलीवरी करने के लिए जो उसने खर्चा किया है करना पड़ेगा उसको गुड्स को टेक केयर करने के लिए डिस्ट्रक्शन से, इन दैट केस वो चार्ज कर सकता है, उसमें इंक्लूड हो सकते हैं अदर देन द कॉस्ट ऑफ फ्राइट और डिलीवरी और फ्राइट की कोई चार्जेस नहीं होंगे, और द कॉस्ट ऑफ इंस्टॉलेशन इन केस वेयर सच कॉस्ट इज सेपरेटली चार्ज, अगर वो सेपरेटली चार्ज हो रही है देन दैट इज़ ए डिफरेंट केस, नहीं तो वैसे जो डीलर है वो उस चीज़ के लिए चार्ज नहीं करेगा, प्रोवाइडेड दैट इन द केस ऑफ अ ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स, अगर केस ऐसा है कुछ की भी वहाँ पर ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स हो रहा है, अब वो जो गुड्स हैं वो हैं या फिर किसी अदर फॉर्म के अंदर है, वेदर एज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म, ठीक है, तो जो प्रॉपर्टी ऑफ गुड जो ट्रांसफ़र हो रही है प्रॉपर्टी इन गुड्स की, वो चाहे गुड्स में हो रही है या फिर किसी अदर फॉर्म के में हो रही है, इन्वॉल्व इन द एग्जीक्यूशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, वो कॉन्ट्रैक्ट के अंडर हो रही है वो, तो जो सेल प्राइस होगा उन गुड्स का वो डिटरमाइन किया जाएगा प्रिस्क्राइब मैनर द्वारा बाय मेकिंग सच डिडक्शन फ्रॉम द टोटल कंसिडरेशन फॉर द वर्क कॉन्ट्रैक्ट एज में बी प्रिस्क्राइब, जैसे कि बता रखा होगा, और जो प्राइस होगी उसे माना जाएगा सेल प्राइस फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लोज। टर्नओवर की बात करें तो ये बात कर रखा है सेक्शन 2 के क्लोज जी के अंदर। टर्नओवर का मतलब होता है जो डीलर, देखिए इस एक्ट के अंदर क्या है, ये जो टर्न ओवर वर्ड यूज़ किया गया है इन रिलेशन टू एनी डीलर, वो डीलर के लिए यूज़ किया गया है क्योंकि यही डीलर जो है ये लायबल टू टैक्स है अंडर दिस एक्ट, और टर्नओवर का मतलब होता है द एग्रीगेट ऑफ दिस सेल प्राइस रिसीव्ड एंड रिसीवेबल बाय हिम, जो एग्रीगेट है सेल प्राइसेस का टोटल जिसे कह सकते हैं हम, उसे हम टर्नओवर कहते हैं, या तो उसे मिल गया है वो टोटल, मतलब वो सेल प्राइस मिल गई है उसे, रिसीव्ड हो चुकी है या फिर रिसीवेबल है होनी है हिम इन रिस्पेक्ट ऑफ एनी सेल ऑफ एनी गुड्स इन द कोर्स ऑफ इंटरस्टेट ट्रेड, उसे हम टर्नओवर कहेंगे। Thanks for watching and listening. Subscribe the channel if you find it useful.